आज हम बात करेंगे उस काबुली वाले की जो आज भारत अफगानिस्तान के बीच बने व्यापारिक संबंधों की रीढ़ बन चुके हैं। लेकिन इस काबुली वाले पर भी तालिबान की नजर है। तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार को एक तरफा इस पर रोक लगा दी है। तालिबान के जबड़े में फंसे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था आतंकवाद की भेंट चढ़ रही है। तालिबानियों ने भारत के साथ चल रहे व्यापार को बंदूक के बल पर रोक दिया है। वैसे तो इस रोक से भारत को तत्काल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका असर जरूर हो सकता है। भारत में बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स आयात करता है। इस रोक से ड्राई फ्रूट्स बाजार पर असर पड़ेगा, जिसका नुकसान भारत और अफगानिस्तान दोनों को होता दिख रहा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मूल रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर है। 2002 से 2021 तक करीब $100 बिलियन की सहायता अफगानिस्तान को मिल चुकी है और यूएस ने यह सहायता दी है। यह उस दौर का आंकड़ा है जब अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता को अमेरिका ने उखाड़ फेंका था और वहां अपनी मर्जी की सरकार बहाल कर दी थी। घोषित रूप से तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। वहां से ड्राई फ्रूट्स, फल और कुछ मेडिसिनल हर्ब निर्यात किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और अफीम की स्मगलिंग आय का प्रमुख जरिया भी है। आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगी रोक से भारत अफगानिस्तान व्यापार का कितना नुकसान होगा, क्या यह रोक अफगानिस्तान झेल पाएगा, और सबसे अहम बात यह कि तालिबान के सामने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने के और क्या क्या ऑप्शन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी और उनके साथ होंगे विदेशी मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक BS निगम जी। कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा होने के साथ ही अब उसके साथ पड़ोसी अन्य देशों का संबंध भी बदलने लगा है। भारत और अफगानिस्तान गहरे दोस्त रहे हैं, लेकिन तालिबान ने सत्ता पर काबिज होते ही भारत के साथ आयात और निर्यात दोनों ही बंद कर दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर अजय सहाय ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि तालिबान ने इस वक्त सभी कार्गो मूवमेंट को रोक दिया है। Simply watching the development, so far as imports from Afghanistan is concerned, that comes through the transit route of Pakistan, and as of now, Taliban has stopped any movement of cargo from Afghanistan to Pakistan. So virtually the import side has been stopped. हमारा माल अक्सर पाकिस्तान के रास्ते ही सप्लाई होता था, जो अभी रोक दिया गया है। अफगानिस्तान की स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है ताकि हम सप्लाई को शुरू कर सकें, लेकिन मौजूदा वक्त में तालिबान ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया है। डॉक्टर अजय सहाय के मुताबिक बिजनेस के मामले में भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। साल 2021 में ही भारत का एक्सपोर्ट $835 मिलियन था, जबकि $510 मिलियन का इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा भारत द्वारा अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, जिसमें करीब 400 योजनाओं में $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। बता दें कि भारत चीनी, चाय, कॉफी, मसाला समेत अन्य चीजें एक्सपोर्ट करता है, जबकि बड़े स्तर पर ड्राई फ्रूट्स, प्याज वगैरह इम्पोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो तालिबान ने ऐलान किया था कि वो भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। साथ ही भारत यहाँ पर जारी अपने सभी काम और निवेश को बिना किसी दिक्कत के पूरा कर सकता है। हालांकि अब ट्रेड बंद होने से दोनों देशों के बीच समस्या पैदा हो गई, लेकिन तालिबान प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक बार सरकार बनने के बाद सभी चीजें साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तत्काल जो है अभी रोक लगा दी गई है, तात्कालिक बात है। हालांकि सरकार बनने के बाद क्या होता है, तालिबान में सरकार बनने के बाद स्थिति जब सामान्य होगी तो उसके बाद व्यापार की स्थिति क्या होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई है। क्या होगा इसका सर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, आकाश जिंदल जी और BS निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। BS निगम जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले दोनों मेहमानों का स्वागत है और सबसे पहला सवाल कि पहले तो तालिबान सरकार से, मतलब अफगानिस्तान की सरकार से ही लूट कर और फिरौती ले करके अपनी आतंकवाद की अर्थव्यवस्था को चलाता था, लेकिन अब चूंकि खुद वो सरकार में आ गया है, सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में जब अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था को चलाना है और अपने आप को साबित करना है और दुनिया के सामने अपनी छवि भी बदलनी है तालिबान को, और दुनिया से मान्यता भी लेने की फिराक में है, ऐसे में इस तरीके के स्टेप जो खासतौर पर आर्थिक फ्रंट पे लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के फैसले से तालिबान को फायदा होगा
भारत को फायदा होगा या दोनों को नुकसान होगा? तालिबान को ज्यादा नुकसान होगा, अफगानिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा या भारत को ज्यादा नुकसान होगा? सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पे, निगम साहब। हाँ मुकेश जी, पहली बात तो ये है कि ये अफगान सरकार नहीं है जी, ये सरकार अभी तालिबानी की भी नहीं है, है ना। ये बीच का, आज के डेट में एक बीच का हिस्सा है जहां पर वो अपनी पॉलिसीज को डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, बिल्कुल, है ना। पर हाँ, संकेत बहुत साफ है कि जब उन्होंने ये व्यापार बंद कर दिया है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टोटल बैन कर दिया है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है अफगानिस्तान को ही, बिल्कुल, क्योंकि उनके यहाँ से हमारे पास में जो आते हैं, जो वो हमसे वहां की तरफ से जो हमारे लिए एक्सपोर्ट करते हैं या हम अपनी भाषा में जो इंपोर्ट करते हैं, वो आइटम बहुत कम है। बिल्कुल, हमारे यहाँ से उनके लिए जो सामान जाता था, खाने पीने के सामान के साथ साथ बहुत सारी चीजें हम लोग वैसे किया करते थे दान स्वरूप, अब वो बंद हो जाएंगी। और सर उसकी टोटल इकोनॉमी का, कैन यू बिलीव इट, कितना लगभग 48% आता है विदेशी जो सहायता आती है उससे, उसका अपना तो कुछ है नहीं, अपना कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहता हूँ। जब दुनिया पे निर्भरता इतनी ज्यादा है तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जगह है दुनिया को अपनी धौंस दिखा करके तालिबान क्या करना चाहता है? तालिबान अपने देश में तो दिखा सकता है, लेकिन दुनिया के देश क्यों डरे? जो खुद दुनिया के अनुदान पे चल रहा है वो दूसरे को आंखें कैसे दिखा सकता है? ताकि इस तरीके के फैसले, आप कह रहे सरकार नहीं है, मानता हूं सही बात है, अभी सरकार वहां पे नहीं है, बीच के फैसले, लेकिन ये फैसले कौन ले रहा है? ये सब लोग वो हैं जिन्हें अकल नाम की चीज नहीं है। इनको करना तो कुछ और चाहिए था, बिल्कुल, समझे। ये एक तालिबानी सोच के लोग हैं जो आतंकवादी हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि सरकार कैसे चलती है। बिल्कुल, अभी दुनिया के बहुत सारे देशों ने इनके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, बिल्कुल, वहां से ये पैसा कुछ निकाल नहीं सकते, बेच नहीं सकते, खाने के लाले पड़े हुए हैं, समझे। तो फिर कैसे करेंगे इसका ये इंतजाम पब्लिक का? बिल्कुल, क्या ये बंदूक खाएंगे? बिल्कुल, क्या ये गोली और बारूद खा के ही जिंदा रहेंगे या खाने के लिए इनको जो चीजें चाहिए वो कहां से लाएंगे? ये अक्ल उनको नहीं है, और शायद वक्त जो है ये अक्ल भी उन्हें दे देगा। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, टेलीफोन लाइन पे हैं, हालांकि टेक्निकल कुछ खराबी है आकाश जिंदल जी की तरफ से, इसलिए वो हमारे साथ वीडियो से नहीं जुड़ पा रहे। आकाश जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये जो चल रहा है, अफगानिस्तान ने ये जो लगाया है, बैन लगाया, मुझे लग रहा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात ये है। अगर ऐसा कहें तो क्या इसमें अतिशयोक्ति होगी कुछ? जी मुकेश जी, पहले तो एक अपडेट देना चाहता हूं जी, जो मेरे मित्र दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसी तरह का तालिबान ने बैन नहीं लगाया है। देयर इज नो बैन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप तो बहुत ही नॉलेज रखते हैं इंटरनेशनल रूट की। बिल्कुल होल्ड किया है कि सिर्फ जो बॉर्डर हैं वो सील हुए हैं, वो बॉर्डर सील हुआ है पाकिस्तान वाला, जिसकी वजह से ट्रक्स की मूवमेंट रुक गई है। कोई भी तालिबान की तरफ से ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि हिंदुस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो नहीं करेंगे। मात्र बॉर्डर, बिल्कुल आप तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही है, तकनीकी रूप से आप सही कह रहे हैं। तकनीकी रूप से कोई फैसला, चूंकि फैसला लेने वाली कोई सरकार वहां पर है नहीं, इसलिए उन्होंने बंदूक के बल पर रोक दिया है, होल्ड कर दिया है। मुकेश जी, हाँ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही वहां सरकार जैसी भी है, आप तालिबान को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो यू नो तालिबान, दुनिया भी जानती है। तो जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है, मेरे हिसाब से 15-20 दिन बाद जब चीजें सेटिंग होगी, स्ट्रक्चर बनेंगे चीजों के, तो उसके बाद क्या होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल जाएगा। बिकॉज मुकेश जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। आज अगर इंडिया को वो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उससे उनको फॉरेक्स आती थी, उनकी जीडीपी थोड़ी बहुत चलती थी। सिमिलरली इंडिया से इंपोर्ट करना उनकी जरूरत थी, बिकॉज इंडिया उनको वायबल रेट पे सामान दे रहा था। तो इसलिए अभी भी एक चीज आपको बता दूं, दुबई रूट से जो रूट खुला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां उस रूट से अभी नहीं बंद हुआ। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ बॉर्डर सील हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रक्स की मूवमेंट रुक गई है। टेम्पररी जो है ये स्टॉपेज है। दूसरी चीज जो मुकेश जी आपने बहुत रेलिवेंट उठाई है, वहां मैं टोटली आपके साथ हूं। $3 बिलियन इंडिया ने पिछले 20 साल से वहां पे इन्वेस्ट किए हैं। अब हमने वहां पे बहुत से फिलेंथ्रोपिक काम किए, बहुत से सोशल वेलफेयर के काम किए, वहां डैम हमने बनाए, वहां स्कूल हमने बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए,
इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम हमने बनाया, सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, तो उसमें कुछ हद तक तो हमने उनका भला करने का काम किया। दूसरा, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, बिकॉज अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो हमें सूट करती है स्ट्रेटेजिकली, खासकर चाबहार जो ईरान के अंदर पोर्ट है वहां तक का हमें रूट मिलता है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अफगानिस्तान। तो जो आज हमारे सामने एक संशय है, जो आज हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है, वो जो $3 बिलियन हमने 20 साल में इन्वेस्ट किया है, क्या उसके ऊपर हमें रिटर्न आ पाएगी? क्या उसके ऊपर हमें कोई डिविडेंड आ पाएगा? क्या चाबहार तक जो रोड हमने बनाई थी वो रोड खुली रहेगी जिससे चाबहार पोर्ट का इंडिया को एडवांटेज मिल सके? वो चीजें हमारे सामने। लेकिन एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जो ग्लोबल चैनल्स के साथ मैं शोध कर रहा हूं उससे एक चीज मेकआउट हो रही है, पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा उछल रहा था, वहां से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ रही थी तालिबान की फेवर में, उनको अब समझ आ जाना चाहिए कि तालिबान के पावर मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। बिकॉज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आगे चल के अब पाकिस्तान को इन हरकतों की वजह से, जो वो तालिबान का ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट कह रहे हैं, और दुनिया ये भी पूछ रही है कि इतने सारे तालिबानी बंदूकों के साथ एकदम पैदा कहां से हो गए, कहां से आ गए? उसकी वजह से वो ग्रे लिस्टिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो है उसकी वहां से वो ब्लैक लिस्टिंग की तरफ बढ़ सकता है। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्टिंग की तरफ बढ़ गया या ब्लैक लिस्टिंग हो गई, जो कि होनी चाहिए, तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी बैंकरप्सी के बिल्कुल बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी और पाकिस्तान और भी कमजोर होगा। बिल्कुल कि तालिबान के चंगुल में फंसे अफगानिस्तान में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से सुरक्षित रहेगा, किस तरीके से उसके रिटर्न्स भारत को मिलते रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, आकाश जिंदल जी और BS निगम जी हमारे साथ बने। निगम जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से तालिबान ने ऐलान किया है कि सरिया कानून से ही चलेगा अफगानिस्तान, सरिया कानून से ही सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो सरिया से समाज चलेगा, परिवार चलेगा या सरकार भी चलेगा? सरकार भी मान लीजिए चला तो क्या सरिया कानून के हिसाब से वो विदेश नीति भी करेंगे? और सरिया कानून से अगर वो सारी चीजें करेंगे तो क्या उस सरिया कानून वाले देश में भारत का हित कितना सुरक्षित रह पाएगा? ओके जी, इनको तो फॉरेन पॉलिसी की ABCD भी नहीं आती, इसलिए शासन क्या करेंगे, है ना? इनके लिए तो बस जो अचानक हो गया, इतना जल्दी हो गया, इससे तो ये बड़े आश्चर्यचकित हैं, इनकी बस की कुछ नहीं रहेगा। लेकिन पहले भी तो ये सरकार में रह चुके हैं ना निगम साहब, ये पहले भी तो सरकार में रह चुके हैं, भले ही बुरे तरीके से, लेकिन अनुभव तो सरकार चलाने का है। अब हो सकता है उस अनुभवों से उससे कुछ सीखे। लेकिन जो सरिया कानून, अगर सरिया कानून के हिसाब से ये चलते हैं तो क्या विश्व के दूसरे देश इनके साथ संबंध बनाएंगे? क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जो है वो तो विश्व के दूसरे देशों पे ही है, ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो इनका अनुदान है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है अनुदान पे निर्भर है। जी नहीं, इनके सर ये नहीं चल पाएगी। कारण ये है कि आप शरिया से चलाएं तो भी मानव अधिकार का मुद्दा तो बना रहेगा ना। और दुनिया में जो रिकॉग्निशन मिलती है वो मिलती है मानव अधिकार से, कि भी आप कितना मानव अधिकार की रक्षा करते हैं। ये तो बच्चों को नहीं छोड़ते, औरतों को नहीं छोड़ते। बिल्कुल, मानवाधिकार इंडेक्स में आप कहां पर हैं उसके आधार पर विश्व के देश जो है मान्यता इनको देते हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या अगर सरिया कानून से तालिबान चलेगा, अफगानिस्तान चलेगा, तो वहां पर भारत का हित जो है वो कितना सुरक्षित रहेगा? आर्थिक हित, जो इन्वेस्टमेंट भारत वहां पर कर चुका है उसकी कितनी सुरक्षा हो पाएगी? उससे जो रिटर्न भारत को चाहिए था, क्या वो रिटर्न मिल पाएगा? आपने बहुत ही सीरियस, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। ये चिंता हर इकोनॉमिस्ट के मन में है। हर व्यक्ति जो फाइनेंस समझता है कि जो $3 बिलियन हमने इन्वेस्ट किया उसका क्या होगा, और ये एक वैलिड आज की तारीख में चिंता है कि क्या होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि तालिबान अपने आप को एग्जिबिट कर रहा है कि ये चेंज तालिबान है। वो अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही निकले। बट अब कितने लोग इस चीज के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कितने लोग इस चीज को बाय कर रहे हैं आर्गुमेंट को कि दिस इज अ चेंज तालिबान, ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में तालिबान के साथ ट्रेड हमारा चलता रहे, बिजनेस इंटरेस्ट बनते रहे। एक चीज और बताऊं, ये चीज जो है सुनने वालों को थोड़ी कड़वी लगेगी। आज तालिबान किस तरह की हरकतें करता है सारी दुनिया जानती है, बट एक कड़वी सच्चाई है कि तालिबान पावर में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि पावर में आ चुका है, अमेरिका वहां से एग्जिट कर गया है, अमेरिका में खुद क्रिटिसिज्म हो रही है
प्रेसिडेंट की उन्हें एग्जिट नहीं करना चाहिए था। चाइना बैकडोर से एंट्री ले रहा है फुल फोर्स के साथ, रिकॉग्नाइज भी कर चुका है, और रशिया भी वहां फंडिंग कर रहा है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को भी तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। आज की जो सच्चाइयां चाहे वो कैसी भी हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं रियलाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। और जो आपने $3 बिलियन का कहा, मैं मानता हूं कि अब जो पार्लियामेंट में हमने इन्वेस्टमेंट की है, डैम हमने बनाया, शायद हमें जो है पार्लियामेंट में तो एक डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात थी, जो डैम हमने बनाया उसका हमें कोई फायदा ना हो, लेकिन हम इतना करने की जो चाबहार पोर्ट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तक का रूट जो है वो स्ट्रेटेजिक रूट ऑन रखें, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं चलते रहें। मेरे हिसाब से अब उनके साथ बिजनेस बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर पुराने लेवल का 50% भी हम मेंटेन कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की तारीख में हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान उसका नाजायज एडवांटेज ना ले। पाकिस्तान जो एक तरीके से अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहा है तालिबान पे, वो ठप्पा उसके लिए उल्टा प्रूव हो, वो कहीं ना कहीं FATF में ब्लैक लिस्टिंग की तरफ बढ़े। इसलिए हिंदुस्तान को पॉलिटिकल एंगल पे, डिप्लोमेटिक एंगल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज की तारीख में इस तरीके से चलना होगा, बहुत डिप्लोमेटिकली अपनी पोजीशन को प्ले करना होगा। बिल्कुल, ये मैं सहमत हूं, मैं आपकी बात से आकाश जी सहमत हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपने संबंध जो है बना के रखने चाहिए, और जो व्यापारिक हित है वो तभी है जब हम अपने संबंध उनसे बना के रखेंगे। लेकिन ये तो हमारा स्टैंड है, लेकिन क्या अफगानिस्तान भी इस तरीके की सोच रखता है? क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरीके से, तालिबान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और अब तक का उसका जो स्टेटस रहा है, जो अब तक का उसकी जो छवि रही है, उसकी छवि के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो भारत से इतनी जल्दी अपने संबंध को सामान्य करने की दिशा में बढ़ेगा। क्योंकि तालिबान की लड़ाई जिससे थी, अफगानिस्तान के जिस सरकार से, भारत उसके साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए हुए था, और एक तरीके से अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ जो तालिबान खड़ा है, तो ऐसा ही माना जा रहा है कि वो भारत सरकार के भी खिलाफ है, और भारत सरकार के जितने भी फैसले और जितने भी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में हैं, तालिबान उसका भी खिलाफत, उसका भी विरोध करता रहा है। तो ऐसे में क्या तालिबान की तरफ से ये स्टेप्स नहीं उठाए जाए या देरी से उठाए जाएंगे, तो क्या उसका नुकसान भी भारत को होगा, या भारत को आगे बढ़ के कदम उठाने चाहिए? आई थिंक अ वंडरफुल क्वेश्चन मुकेश जी। मेरे हिसाब से देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है, बट हमें थोड़ा ये देखना होगा कि तालिबान ने चाइना से हाथ मिला लिया है, उनका पैसा एक्सेप्ट कर लिया है, रशिया से भी कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया है। तो इसलिए हिंदुस्तान के साथ कुछ ना कुछ जो हाथ मिला के चलेगा, बिकॉज हिंदुस्तान को जो एक्सपोर्ट करता है वो उसकी इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, हिंदुस्तान से जो इंपोर्ट करता है वो उनके लिए भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आप देखें, पिछला तालिबान, अब चाइना को हम जानते हैं मुस्लिम्स को लेकर चाइना की क्या अप्रोच रही है, बट फिर भी तालिबान को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, तालिबान भी हाथ मिला रहा है, रशिया भी, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, कहीं ना कहीं अंदर घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं, डिप्लोमेटिकली हैंडल इस तरीके से करें कि ना तो हम उनकी बातें माने, बट ट्रेड हमारा रहे, बिजनेस हमारा रहे, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारे डिविडेंड या यील्ड प्रोटेक्टेड रहे। ये एक हमें बड़ा एक टफ बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, एक कुशल बाजीगर की तरह हमें चलना होगा। और मुझे अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको आज तक का मैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, उनके जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबली हिंदुस्तान की जो है ब्रांडिंग की है, जिस तरीके से दुनिया के कंट्रीज के साथ इन्होंने रेपो डेवलप किया है, कहीं ना कहीं, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है एक्सटर्नल अफेयर्स में, पहले के जो उनके स्टिंट्स रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को एक बैलेंसिंग एक्ट करते होंगे, इस तरीके से अप्रोचेबल रखना होगा तालिबान को कि हम बिजनेस इंटरेस्ट उनके साथ कायम रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ चीजें उनके भी फायदे की हैं। अब जैसे जो वो रोड बनी हुई है चाबहार तक, क्या तालिबान के लिए उस रोड को तोड़ना फायदा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उनको अगर ये चीजों में लॉजिक दिया जाए, बिल्कुल, उन दोनों को तो नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक चीज आकाश जी और निगम साहब, मैं दोनों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक चीज है कि जो पॉलिसी सरकार की होती है, जो पार्टी बीजेपी की जो पॉलिसी है, और सरिया कानून, ये दोनों आपको लगता है कि एक दूसरे का विरोध करते हैं, साथ नहीं चलते? क्योंकि अक्सर सरिया कानून से जो चीज़ें लागू होती हैं उसका विरोध किया जाता है भारत में, सरकार के द्वारा भी इनडायरेक्टली, और जो संगठन है, संगठन के द्वारा भी। तो ऐसे में अगर सरिया कानून से चल रहे सरकार को अगर भारत सरकार समर्थन देती है या उनके साथ हाथ मिलाती है, तो क्या लगता है इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा और इस वजह से फैसले भी प्रभावित होंगे? देखिए, मेरा इसमें ये मानना है, ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बने हुए हैं। दो चीज एक साथ नहीं चल सकती। इस्लामिक कंट्री से रिलेशन हमारे पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुए हैं,
बढ़िया हुए हैं। तो जब इस्लामिक कंट्रीज बाकियों से और पाकिस्तान को आज हिंदुस्तान से बिल्कुल, हमारे पास समय की कभी आकाश में आपको रोकना चाहूंगा बिल्कुल 30 सेकंड में। मैं निगम जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा प्रोग्राम को। आपका क्या कहना है इस मामले में? हाँ, सरिया और शरीयत कानून और सरकार एक साथ नहीं चल सकती। और एक मैं और कहना चाहता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, कि जब हम बात करते हैं ना सरकारी इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है। हमने कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाए वहाँ पे, और एक तो यूनिवर्सिटी बनाई है हम लोगों ने वहाँ पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ फंसा हुआ है और भारत का हित अफगानिस्तान में किस तरीके से सुरक्षित रहे इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है और डिप्लोमेटिकली काम करने की जरूरत है। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए आकाश जिंदल जी आपका, निगम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जिस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट है, $3 बिलियन का हमारा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पर हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, जिस तरह से बन रहे हैं, वो भारत के व्यापारिक हितों के खिलाफ जा रहा है। हालांकि भारत से अगर व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान तोड़ता है तो इसका भारत से ज़्यादा नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को होगा, और ये बात भी आज न कल उसे समझ में आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।